हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश जोशी आज फिर से आपका स्वागत करता हूं कुंडली एनालिसिस सीरीज में। आज मैं कुंडली एनालाइज करूंगा रिलेटेड टू टाइमिंग ऑफ मैरिज अगेन। एक सभी से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कुंडली भेजते हैं तो आप कुंडली मेरे पास भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा वेट करें, क्योंकि मेरे पास कुंडलियों की बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो है। बहुत ज्यादा कुंडलीज आ रही हैं, 15-20 कुंडली आ रही हैं। मिलने जुलने वाले लोगों की भी कुंडली आती है, फिजिकली भी लोग आ जाते हैं और वो कुंडली उसी टाइम पर देखनी पड़ती है मुझे। और एक दिन में मैं 2 या 3 से ज्यादा कुंडली देखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि फिर वो जो मेरा पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। मेरा पर्पज यहाँ पर मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियोस डालता हूँ वो टीचिंग पर्पज है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। घर पे भी जो लोग आते हैं तो मैं कुंडली में उनको रीजनिंग बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। या इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं खुद, जिन्होंने आचार्य तक की डिग्री ली हुई है और उससे हायर भी डिग्री ली हुई है, तो वो सब समझते हैं। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, और जब मैं लॉजिकली बता रहा हूँ तो इट विल टेक टाइम। तो एक कुंडली का एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उतने टाइम की अवेलेबिलिटी भी मेरे पास नहीं होती, क्योंकि मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसको सिखाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। अब मैं एक और दूसरी आपसे अपील करूंगा कि जो भी व्यूअर्स एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी चले जाए, आपका आने जाने में टाइम लगेगा। आपको पता नहीं उस तरीके से वो सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखे एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है, उसके वीडियोस पब्लिक नहीं है। अभी उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। अराउंड 25 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप एक नोटबुक बना लें और उन वीडियोस को एक एक करके देखें। वो वीडियोस 15-20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा के नहीं है। आप उन्हें देखते रहें तो वो 25 वीडियोस को देख लेंगे तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको जो 3 महीने में जो चीजें वो सिखाते हैं उतनी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, आप घर पे बैठे बैठे आराम से। और इसको सीखने की जल्दबाजी ना करें, चीजों को याद करें। जो है इनिशियली आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशि हैं, क्या है। तो आपको थोड़े बहुत टाइम में आप काफी हद तक इसको सीख जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह सीखने में लंबा समय लगता है। इसका 2 ईयर का कोर्स होता है, आप कहीं से भी करोगे तो प्रॉपर कोर्स। उसके बाद भी आपको प्रेडिक्शन ज्यादातर लोगों को नहीं आ पाती, मगर मैं आपको प्रेडिक्शन यहाँ पर सिखा दूंगा। चलो वो हम इस कुंडली की बात कर लेते हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज में यहाँ पर मैंने काफी कुछ देखा इसमें, और मैरिज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं नेटिव की। करंट दशा को सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि सबसे पहले मैं दशा देखूंगा, इसके बाद ही मैं कोई टेक्निक्स इसमें लगाने की कोशिश करूंगा। दशा देखा तो वो जुपिटर और वीनस की दशा है, विंशोत्तरी दशा। तो इसमें दोनों ही प्लेनेट कुछ हद तक क्वालिफाई करते हैं मैरिज कराने के लिए। किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं वो बता देता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि भाई 7वें भाव से कोई लिंक बन रहा है क्या। तो 7वें भाव से जुपिटर का तो किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मगर डायरेक्ट जुपिटर का भी लिंक मैं बताऊंगा यहाँ पर। मैरिज कब कब हो सकती है, किस किस की दशा में हो सकती है, 2 प्लैनेट्स को आप स्पेशली नोट कर लें, राहु और वीनस। राहु इसलिए क्योंकि राहु के बारे में उसकी कोई राशि नहीं है, तो वो कोई भी काम अपनी दशा में करा सकता है। तो राहु की दशा चल रही हो तो आपका प्रोजेनी संतान भी हो सकती है, आपको अलग से देखना नहीं, नौकरी भी लग सकती है। राहु की दशा में मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास कोई लॉर्डशिप नहीं है। लॉर्डशिप नहीं है तो हम कोई क्लियर कट डिसाइड नहीं कर सकते। जो लोग राहु की लॉर्डशिप मानते हैं, हम नहीं मानते उसे। वो किस बेस पे मानते हैं वो पता नहीं, बाकी फारा शरीर में राहु की कोई दृष्टि भी नहीं होती, लॉर्डशिप भी नहीं होती। तो राहु की दशा में कभी भी कोई भी काम हो सकता है। और दूसरा वीनस है, क्योंकि वीनस कारक होता है मैरिज का, सिग्निफिकेटर। महिलाओं के केस में जुपिटर को भी माना जाता है, मगर मेन कारक वीनस ही है। वीनस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप जुपिटर को मान लेते हैं, अच्छी बात है, मगर मेन कारक महिला हो चाहे पुरुष हो वो वीनस ही है। तो वीनस की दशा में नेटिव की मैरिज हो ही सकती है। तो पहली बात तो वीनस की दशा में हो ही सकती है। अब यहां पर वीनस में 2 और खास बातें हैं इसको में, कि ये वीनस अब 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो दशा 7th हाउस से किसी भी तरीके से कोई प्लेनेट लिंक हो जाए, 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड से,
उन दोनों की दशाओं में मैरिज हो सकती है। तो यहाँ पे जुपिटर 7th लॉर्ड मरकरी को देख रहा है, तो जुपिटर भी क्वालिफाई कर रहा है D1 चार्ट में। वीनस 7th हाउस को देख रहा है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। अब अर्ली मैरिज और डिले मैरिज की हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसका D1 चार्ट देखता हूं, तो उसमें मुझे कोई ना ही तो 7th हाउस में कोई एफ्लिक्शन नजर आ रहा है, और ना ही कोई ऐसा 7th लॉर्ड पे भी एफ्लिक्शन नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जुपिटर देख रहा है, तो वो कंफर्टेबली मैरिज होती नजर आती है। अब D9 चार्ट में चला जाता हूं, तो जो सिंपल डिविजनल चार्ट का मेरा लॉजिक है वो मैं फिर से आपको बता रहा हूं। जब भी किसी भी चार्ट से हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस देखने हो कैसे रहेंगे उस नेटिव के लिए, तो उसका डिविजनल चार्ट के केंद्र देख लीजिए सरसरी नजर से, एक बार में पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेशंस कैसे रहेंगे। तो मैं इसके केंद्रों की स्थिति देखता हूं, तो 2 शुभ ग्रह यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं। यदि किसी नेटिव के कंसर्न डिविजनल चार्ट के केंद्र में शुभ ग्रह हो, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट उसको अच्छे मिलेंगे। हालांकि राहु केतु एफ्लिक्ट कर रहा है, जुपिटर डेबिलिटेटेड है, वो चीजें हम बाद में एनालाइज करेंगे, मगर शुभ ग्रह तो है, तो शुभ ग्रह है और अशुभ भी है, तो मिक्स रिजल्ट होंगे। मगर 2 शुभ ग्रह होने की वजह से उनकी जो मैरिज आराम से होगी और कंफर्टेबल मैरिज लाइफ उनकी निकलने वाली है। मैरिज से रिलेटेड सुख उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि ये मैं मैरिज से रिलेटेड सुख का भी एक वीडियो आपको डालूंगा, तो ये अच्छी रहेगी इनकी मैरिज, क्योंकि इनके 4th हाउस में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं टाइमिंग की, जो मेन इश्यू था, थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया कि कैसा मैरिज टाइम पे होगी या नहीं होगी, तो उसमें मुझे कोई डिफिकल्टी ऐसी नजर आई नहीं। अब मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात करता हूं, तो दशा तो अप्रोप्रिएट नजर आई रही है, तो दशा तो अभी भी चल रही है, पीछे से ही चल रही है, तो अभी हो क्यों नहीं रही। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक तो सैटर्न ना तो 7th भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना 5 को कर रहा है। अब ट्रांजिट का मैं एक थोड़ा सा मॉडिफाइड रूल आपको बता देता हूं। मैरिज और मैरिज रिलेटेड मैटर्स एक्चुअली केवल 7th हाउस का नहीं होता, ट्रांजिट के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। लग्न, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, तीनों, लग्न भी है उसके अंदर। लग्न हर काम में एक रोल प्ले करती है। एक नेटिव की जिंदगी में जितने भी काम होते हैं सभी लग्न लॉर्ड की दशा में हो सकते हैं, लग्न में बैठे हुए प्लैनेट की दशा में हो सकते हैं सभी काम, क्योंकि लग्न ही हम लग्न है, और जो भी हमारे से रिलेटेड काम होगा वो लग्न का ही काम होता है एक्चुअल में। 5th हाउस अफेक्शन या रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज में रोमांस का भी एक पार्ट होता है। 7th हाउस भी अफेक्शन और रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, वो सॉरी 9th हाउस, क्योंकि 5th से 5th हो जाता है, वो भी अफेक्शन और रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और 7th हाउस स्पाउस को, फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज में एक फिजिकल बॉडी है और 2 आपके मन है, तो मन से लिंक्ड 5th और 9th हाउस हम कंसिडर करके चलेंगे। तो 5th, 9th और लग्न भी यदि ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस हो रही है, तभी भी हम उसको टाइम कंसिडर करेंगे, ट्रांजिट को कंफर्टेबल कंसिडर करेंगे। हालांकि स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट तो तभी होगा जब 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर वो इन्फ्लुएंस करे, मगर 5th और 9th पे भी हो जाती है। एक और चीज मैं एडिशनल बताता हूं अभी, कि किसी भी नेटिव की मैरिज केवल 9th नहीं बल्कि 5th हाउस और 5th लॉर्ड की दशा में भी हो सकती है, मगर उसमें उस नेटिव के बर्थ ऑफ चाइल्ड भी 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है। इस नेटिव का भी बर्थ ऑफ चाइल्ड बहुत जल्दी होगा मैरिज के बाद, ये भी मैं अभी बता देता हूं। मैरिज 2024 में मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूं, और बर्थ ऑफ चाइल्ड 2025 एंड या 26 के स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, जैसे ही मून की दशा आएगी। अब शुरू करता हूं, मैंने किस बेसिस पे प्रेडिक्शन दिया अभी तो मैंने बता ही दिया। तो दशाएं मैंने आपको पहले ही जस्टिफाई कर दी, जुपिटर भी है और वीनस भी है, लग्न से भी रिलेटेड है। फिर वीनस इसके D9 की लग्न से का भी लॉर्ड है, D9 की लग्न का लॉर्ड है, इसलिए वहां से भी ये जस्टिफिकेशन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम इसकी दूसरी बात पर, कि चर दशाओं में क्या बात हो रही है उस टाइम पर। ये 18/9/2024 तक मैं मैरिज की बात कर रहा हूं, और ट्रांजिट की जो मैं बात कर रहा था, तो ट्रांजिट में मैंने कहा था कि अभी ये जुपिटर यहां पर है और ये मई में यहां पे आ जाएगा 2 साइन में। तो 2 साइन से देखिए वो 5th हाउस और 5th लॉर्ड दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सैटर्न 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है एस्पेक्ट से। 9th हाउस में 8 साइन है, तो वो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए 9th हाउस की भी मैं उसकी ट्रांजिट की कंडीशन को मान लेता हूं। और
यदि वो सितंबर अक्टूबर में हो तो वो मैं उसका इफेक्ट 12 साइन से भी कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि सैटर्न जब भी ट्रांजिट में अपना इन्फ्लुएंस 6 महीने पहले शुरू कर देता है और 6 महीने बाद तक रहता है। ये बिल्कुल क्लासिकल रूल है। तो अभी एनीवे मैं उसको यहां पे भी मानता हूं, तो वो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। 7th पे नो डाउट उसका डबल ट्रांजिट नहीं है, मगर 9th हाउस पे है। हम ट्रांजिट कंसिडर करेंगे लग्न पर, 5th हाउस पर, 7th हाउस पर, 9th हाउस पर। उसी हाउस पे हो जाए तो वो तो परफेक्ट ही हो जाता है। तो सैटर्न कई बार 7th हाउस और 7th लॉर्ड को कई कई साल तक इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसलिए यह है कि हम उसके अल्टरनेट वेज भी देखेंगे, और ये सब आपको एक्सपीरियंस और रिसर्च से पता चलता है, तो जो मैं अपनी रिसर्च के बेस पे आपको बता रहा हूं। तो डबल ट्रांजिट में ये मई के अंदर जुपिटर यहां पर आकर 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर देगा, सैटर्न यहीं पर बैठा हुआ है, और ये 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 7th और 7th लॉर्ड को नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बाकी कॉम्बिनेशन हम लगा के देखेंगे लगते हैं क्या। अब हम देखते हैं चर दशा का क्या रोल है। जो चर दशा उस टाइम पर लियो एंड वर्गो की है। वर्गो लियो मीन सिंह राशि और कन्या राशि की है, तो सिंह राशि को उठाकर देखते हैं 5 साइन। ये उपज से बिल्कुल 7वां पद है, देखिए 7वां भाव है। उपज से 7वें भाव की दशा में 100% मैरिज हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो चर दशा में होगी लियो की, तो काफी लंबे समय तक चलेगी। तो लियो की में दशा में होनी है इनकी मैरिज, 28 तक चलेगी शायद। तो इतने 4 साल में तो हो ही जाएगी। अब अंतरदशा का कोई रोल बनता है क्या? ये अंतरदशा रही 6। तो अंतरदशा दारा कारक को एस्पेक्ट कर रही है। ये दारा कारक है, तो ये डुअल साइन है। आपने जेमिनी की मेरी दशा के वीडियोस देख लिए होंगे, अब आपको पता लग चुका होगा। नहीं देखे हैं तो देख लें। 3, 6, 9, 12 राशियां सब एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो 6 साइन 3 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, या दारा कारक भी इसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो अंतरदशा भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो दशा और अंतरदशा दोनों जेमिनी में इस पीरियड को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी पीरियड को देखिए कितना क्लोज है। अब सीधा हम देखते हैं योगिनी दशा में। तो योगिनी दशा अभी चल रही है आपका अप्रैल तक, वो सिद्धा की है वीनस की, और उसके बाद राहु केतु की दशा हो जाएगी। तो राहु केतु मैंने अभी बताया था कि राहु काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो राहु की दशा को भी हम मान लेते हैं। और फिर इसके अंदर ये राहु वीनस के साथ कंजक्टेड है इन D9 पार्ट, या वीनस राहु केतु एक्सिस पे है, इसका लग्न लॉर्ड, इस तरीके से भी हम इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अब ट्रांजिट की कंडीशंस हम लगाते हैं, तो वो मैंने आपको बताई दी है कि ट्रांजिट में उस टाइम जुपिटर यहां पर होगा, और यहां से वो एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस और 7th लॉर्ड को। रिमेनिंग जो मैं फॉर्मूले लगाता हूं वो अब आपको मैं बता रहा हूं। ओनली सैटर्न ट्रांजिट, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको पता लग चुका होगा। सैटर्न में मैं 4 रूल लगाता हूं। ओनली सैटर्न ट्रांजिट चेक कर रहा हूं। सैटर्न, ओनली सैटर्न ट्रांजिट। तो सैटर्न ट्रांजिट को जब मैं यहां पर लगाऊंगा, तो सैटर्न क्या करता है कि या तो उपपद के ऊपर वो करे ट्रेवल, या उपपद लॉर्ड के ऊपर, या उपपद के ट्राइन में यदि ट्रांजिट में है तो मैरिज हो जाती है। तो इस टाइम सैटर्न उपपद के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन होगी ये नेटल सैटर्न या जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करे, या दोनों के, वो नेटल मार्स और जुपिटर, या दोनों में से किसी एक पर या दोनों पे ट्रांजिट करे। तो सैटर्न यहां से ये नेटल जुपिटर पे ट्रांजिट कर रहा है, ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और थर्ड कंडीशन है सैटर्न नेटल सैटर्न पे ट्रांजिट करे। तो सैटर्न इस टाइम पर तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि मैरिज इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन हो तो भी जस्टिफाई हो जाती है। अब जुपिटर की 2 कंडीशंस हैं। जुपिटर या तो आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न लॉर्ड पर ट्रांजिट करे, या 7th हाउस और 7th लॉर्ड पर ट्रांजिट करे। 2 कंडीशन है। जुपिटर यहां पे ट्रांजिट करेगा तो आरूढ़ लग्न मैंने यहाँ पे लिखी हुई है PL, और इसका लॉर्ड ही है। तो जुपिटर नहीं तो आरूढ़ लग्न पे ट्रांजिट कर रहा है, ना आरूढ़ लग्न लॉर्ड को मतलब एस्पेक्ट भी कर ले तो चलता है, मगर यहां से वो 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों पे ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए जुपिटर भी 2 में से एक कंडीशन को मीट कर रहा है। इसी तरीके से यदि हम मार्स को देख लेते हैं, मार्स, तो मार्स भी यहां पर इन्हीं साइनों में चलेगा, एरीज में, क्योंकि टाइम जो भी होगा एरीज में होगा। एरीज में आ गया तो मार्स नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। यदि वो 2 साइन में भी आ जाता है तभी वो जुपिटर को एस्पेक्ट कर लेगा। तो मार्स के लिए भी 4 कंडीशंस हैं, तो वो भी कंडीशन इस पीरियड में आगे पीछे करके मीट हो जाती हैं।
तो प्रीवियसली इसमें मैं ज्यादा चांसेस देख रहा था 2025 के, तभी भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं ऑल दो। तो अभी मैंने बाकी कॉम्बिनेशंस लगाए और इस तरीके से देखा कि इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज सितंबर तक भी है, पर मैं यहां पर एक प्रिकॉशनरी वो मेजर ले रहा हूं। इसके अंदर बीएनएन वगैरह की थ्योरी लगाकर और मैंने थोड़ा केपी लगाकर देखा, तो मुझे 2025 जुलाई में भी मैरिज के चांसेस नजर ज्यादा आते हैं। अभी नहीं होगी तो फिर जुलाई 2025 में काफी 90% चांसेस है मैरिज होने के। वो बीएनएन थ्योरी के हिसाब से भी मैं यहां पर बता देता हूं कि बीएनएन थ्योरी में क्या होता है कि हम वीनस को पिन पॉइंट कर लेते हैं और जुपिटर इन प्रोग्रेशन जब भी वीनस से 1, 5, 7वें और 9वें भाव में जाता है उस ईयर में नेटिव की मैरिज होती है। हालांकि इसमें एक 1 ईयर का डिग्रीज पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा आगे पीछे होना पॉसिबल है। तो यहां पर मैं देखता हूं ये जुपिटर ये रहा, तो 1 से 12 साल तक जुपिटर यहां से वो करेगा प्रोग्रेशन। 13 से 24 ईयर जुपिटर का प्रोग्रेशन यहां पे होगा और 25 से 36 ईयर तक यहां पे होगा। तो अभी एट प्रेजेंट जुपिटर यहां से प्रोग्रेशन कर रहा है, तो 25th ईयर में यहां पे है, 26th ईयर में यहां पे है, 27th ईयर में यहां पे है। तो 27 ईयर में हो सकती थी मैरिज, वो निकल चुका। 28, 29, 30 एंड 31, 31 ईयर में इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। उस हिसाब से इसकी मैरिज मुझे लगती है मई 2025 के बाद। उसके बाद मगर और भी सारी कंडीशन यहाँ पे बहुत स्ट्रोंगली सेटिस्फाई होने लग जाती है। सैटर्न यहाँ पर ट्रांजिट में यहाँ पे आ जाता है, वो 7th हाउस और 7th लॉर्ड को भी वो करेगा एस्पेक्ट। सैटर्न यहाँ पर आ जाता है। इसी तरीके से आपका जुपिटर जस्ट उसके आसपास ही इसको वो कर रहा होगा, मई के आसपास इस हाउस को वो तभी भी एस्पेक्ट कर रहा होगा। उस टाइम पर जो दशाएं होंगी वो हमारी होगी लियो और स्कॉर्पियो की दशा होगी, या सेजिटेरियस, दोनों ही हम ले लें तो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैरिज के लिए हैं। क्योंकि लियो तो है ही, ये 7th फ्रॉम द उपद हो गया, स्कॉर्पियो के अंदर दारा कारक है, तो दारा कारक भी हो गया। और यदि वो स्कॉर्पियो में नहीं हुई और सेजिटेरियस में हो गई, तो सेजिटेरियस में दारा कारक से 7वां भाव है, तो वो चर दशा बहुत स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे कॉम्बिनेशंस बता रही है। योगनी दशा में वो संगठा की दशा है, तो राहु को मैंने कंसिडर कर ही लिया है। तो इस तरीके से मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनकी मैरिज या तो फिक्स हो जानी चाहिए वीनस की दशा में। फिर जो यहाँ पर एक दशा आ जाती है कि भाई ये सन आ गया, तो सन के केस में हम कह सकते हैं कि ये दशा इसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सन यहाँ पर उपज से 5th हाउस का लॉर्ड है, तो एज पर कंपोजिट टेक्निक ऑफ श्री के एन राव सर, उपज से 7th हाउस के लॉर्ड की दशा में भी मैरिज हो जाती है। उस कंसेप्ट को भी ले रहा हूं। एक दूसरा मैं कंसेप्ट यहां पर ले रहा हूं, वो ये है कि इसका D9 का 7th लॉर्ड सन को एस्पेक्ट कर रहा है। D9 के 7th लॉर्ड सन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी सन को अपनी करैक्टरिस्टिक दे सकता है मैरिज कराने के लिए। और उस दशा में इनकी नेटिव की मैरिज होती है। तो नेक्स्ट जो दशा है वो जुपिटर मून की है। नेक्स्ट दशा जुपिटर मून की है अगले 1-1.25 साल तक। तो मून यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 5th लॉर्ड है, उस दशा में मैरिज होती है और जुपिटर कारक है, तो जुपिटर ने उनको बर्थ ऑफ चाइल्ड देना है, और मून क्योंकि 5th लॉर्ड है तो वो भी बर्थ ऑफ चाइल्ड देगा। तो उस दशा में मैरिज होगी, तो इनकी विद इन 1 ईयर प्रोजेनी और चाइल्ड के चांसेस हैं। अब उस पीरियड में केवल एक विंशोत्तरी दशा में, क्योंकि जो सन की दशा है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, केवल ये उपज से 7th है, तो मैं इसमें एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट लगाकर बता रहा हूं। फिर भी जो मेरा गट फीलिंग है और जो मैंने काफी और तरीके से कैलकुलेट किया, तो मुझे चांसेस 2024 में भी नजर आ रहे हैं। कभी भी जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा उसके बाद मैरिज फिक्स हो सकती है, और तब नहीं होती है तो फिर इसके बाद मई 2025 के बाद नेटिव की मैरिज होगी। तो दोनों पॉसिबल डेट्स मैंने यहां पर बता दिए हैं। आपको एनालिसिस कैसा लगा? कई बार बहुत चार्ट बहुत क्लियर नई चीजें इंडिकेट करते, मगर हमें फिर भी रास्ता निकालना पड़ता है। मगर ये श्योर है कि इस नेटिव की मैरिज अगले साल जुलाई से पहले पहले होगी ही। 2025 से जुलाई से पहले पहले कई सारे कॉम्बिनेशन, कई सारी वक्त पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहे हैं। तो मैं एनालिसिस आज यहीं पर एंड करूंगा। आपके जो भी सुझाव और सजेशंस हैं उनका मुझे हमेशा इंतजार रहता है।
आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे भी सुझाव देना चाहें दें, आप सुझाव दें, ओवरऑल क्रिटिसाइज ना करें। आपको वीडियो बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ना देखें, मगर आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप कुछ और पॉइंट रखना चाहते हो तो मुझे बताएं, वो मेरी जानकारी में आएगा तो मैं अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा, अपने रिसर्च में उनको लगाऊंगा। नमस्कार।